बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये किन लॉज पे बेस करता है और डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी को आपने चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस किया था, जहां पे हम मूविंग चार्जेस को स्टडी कर रहे थे। मैग्नेटिज्म में आप लोगों को पता है कि हम मैग्नेट से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को और साथ रिलेटेड इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, जिनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता। लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ साउथ को रिपेल करेगा, जबकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, हर एक मैग्नेट के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट हो जाती हैं। हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका अपना एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। अब स्टूडेंट्स, किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, जिसको मैग्नेटिक कंपास निडल या सिंपली कंपास निडल कहा जाता है। अगर कंपास निडल के पास कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट कर लेता है। अगर हम इसी कंपास निडल को किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं, तो ये कंपास निडल अपने आप को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेगा, इस तरह से कि ये नॉर्थ से साउथ पोल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है? तो 1820 में एक डेनिश साइंटिस्ट जिसका नाम हंस क्रिस्टियन ओयरस्टेड था, इसने क्लासरूम एक्सपेरिमेंट की डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान एक बात ऑब्जर्व की कि जैसे ही करंट किसी वायर से पास की, तो पास पड़े हुए कंपास निडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। अब स्टूडेंट्स, हमें यह बात पता है कि कंपास निडल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब यह है कि जब करंट फ्लो की, तो फ्लो ऑफ करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। फिर स्टूडेंट्स, ओयरस्टेड ने लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उसके बाद एक यह नतीजा निकाला कि जब भी करंट किसी वायर में से पास करता है, तो वो अपने सराउंडिंग रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी, जो कि मूविंग चार्जेस या करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetic field produced by moving charges is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 में हमने डिफरेंट डिवाइसेस से जब करंट फ्लो करता है और उससे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट केस ये है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आइए इस पोर्शन को हम स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट in a long straight wire. एटीन 1820 में हंस ओयरस्टेड ने लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और बाद में उसके प्रोड्यूस होने वाले रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए देखिए
कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसको हमने एक हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड में से वर्टिकली पास किया हुआ है। वायर के दोनों एंड्स को एक स्विच और एक बैटरी से इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि जब स्विच को क्लोज किया जाता है तो वायर में से करंट वर्टिकली अपवर्ड फ्लो करे। अब स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी के लिए हम एक कंपास निडल को कार्डबोर्ड पे प्लेस कर देते हैं जो कि इनिशियली अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे, वायर में से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और कंपास निडल एक खास डायरेक्शन में पॉइंट करना शुरू कर देगी। अब स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है इसको देखने के लिए हम कार्डबोर्ड पे अ नंबर ऑफ कंपास निडल्स प्लेस करते हैं। कंपास निडल्स प्लेस करने के बाद हम स्विच को दोबारा क्लोज करेंगे और क्लोज करने से ये तमाम कंपास निडल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेती हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये बात देखी थी कि कंपास निडल अपने आप को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ओरिएंट करती है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी वो सर्कुलर बन रही है। तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम स्विच को ओपन कर देते हैं। जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे तो कंपास निडल्स दोबारा अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेती हैं। यहां से हमें एक बात का पता चलता है कि जब तक वायर में करंट फ्लो करता रहेगा उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे ही आप करंट को इंटरप्ट करेंगे तो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम इस सिनेरियो के अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं और करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से स्विच क्लोज करने पे अब वायर में से करंट की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगी। तो स्टूडेंट्स, हम स्विच को क्लोज करते हैं और जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे करंट वायर में से वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो करेगा और इस फ्लो करने की वजह से दोबारा से कंपास निडल्स अपने आप को एक खास डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेती हैं, जो डायरेक्शन पहले वाली डायरेक्शन के एग्जैक्टली ऑपोजिट थी। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमें यह बात पता चलती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रेट वायर से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करें तो ये बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हमें नजर आता है जिसका सेंटर करंट कैरिंग वायर होती है। अगर स्टूडेंट्स हम करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज करना शुरू कर देती है, जिसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और इसी तरीके से अगर हम करंट की स्ट्रेंथ को कम करते हैं तो करंट की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाती हैं, जिसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर हमने करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पे मौजूद पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को देखना हो तो एक्सपेरिमेंटली यह बात ऑब्जर्व की गई है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोइंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि करंट कैरिंग कंडक्टर से डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने से हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डिवाइडेड बाय R, वेयर R इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, सर्टेन पॉइंट जिस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेजर करनी है फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब स्टूडेंट्स, यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करके इक्वालिटी में लेके जाते हैं तो ये आंसर आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई I ओवर R, where mu naught divided by 2 pi is the constant of proportionality for this formula. अब स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला में म्यू नॉट आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जिस तरह से चार्जेस के केस में आपने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, वहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। यहां मैग्नेटिक फील्ड है जो कांस्टेंट यूज करते हैं, इसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, इसके लिए देखिए, परमिएबिलिटी
ऑफ फ्री स्पेस। स्टूडेंट्स, परमेबिलिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि द एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टू पास मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। फ्री स्पेस अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास करने देता है, उसकी एबिलिटी को हम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। इसको हम म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर पर एम्पीयर। अब स्टूडेंट्स, इसका यूनिट आप कुछ लेक्चर्स के बाद डिस्कस कर लेंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, पर मीटर ये लेंथ का यूनिट है, और एम्पीयर करंट का यूनिट होता है। अब स्टूडेंट्स, हम ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से निकलने वाले कंक्लूजन्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला कंक्लूजन जो इस एक्सपेरिमेंट से निकलता है वो ये है कि जब भी करंट किसी कंडक्टर से पास करती है तो वो सराउंडिंग रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। अ मैग्नेटिक फील्ड is a current carrying conductor। स्टूडेंट, सेकेंडली हमें यह पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। सो दिस इज कंक्लूजन नंबर 2। लाइंस ऑफ फोर्स आर सर्कुलर and their direction depends upon direction of current। स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पे हमें यह बात पता चली थी कि जब तक कंडक्टर में से करंट फ्लो करता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। जैसे ही आप कंडक्टर के करंट को इंटरप्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाती है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 3। मैग्नेटिक फील्ड lasts only as long as current is flowing through the conductor। अब स्टूडेंट्स, हम प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो रूल यूज किया जाता है हम उसको डिस्कस करेंगे, विच इज द राइट हैंड रूल। ये आपने याद रखना है। दिस इज द रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इस राइट हैंड रूल को हम थंब रूल भी कहते हैं या मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा जाता है। तो ये दो आपने याद रखने हैं। नंबर 1, थंब रूल, और नंबर 2 इसको कहा जाता है
मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। तो स्टूडेंट्स, हम थंब रूल को डिस्कस कर लें या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल को डिस्कस कर लें, बात एक ही है। तो हम थंब रूल की फॉर्म में हम इसे डिस्कस करते हैं। थंब रूल कुछ इस तरह से है कि आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ना है कि राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा हो। यानी कि अगर हम सपोज करते हैं कि करंट की डायरेक्शन कंडक्टर में से वर्टिकली अपवर्ड है, तो राइट हैंड का थंब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर कहता है कि कर्लिंग ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड की फिंगर्स जब कर्ल होती हैं तो उनकी रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, grasp the current carrying conductor in the fist of right hand such that thumb points in the direction of current. Then curling of fingers represents the direction of produced मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट, सपोज करें कि हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इस सिचुएशन में आप करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ेंगे कि थंब की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड हो। अब इस सिचुएशन में कर्लिंग ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि जब करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा था उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज थी, और जब करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा था तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी। तो स्टूडेंट्स, इस राइट हैंड रूल से, जिसको थंब रूल कहा जाता है, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल कहा जाता है, हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।